नमस्कार बच्चों, आज की इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से मैं आप सभी को स्वागत करता हूं और नए जोश एवं उमंग की कामना करते हुए आशा करता हूं कि आपका मन, बल और बुद्धि, विवेक प्रभु इस काम में लगाए रखे, क्योंकि अच्छे आचरण से ही अच्छे संस्कार मिलते हैं। इसीलिए बच्चों, हमने कल कहानी आपको बताई थी, दो बैलों की कथा। आज हम इसको वीडियो के माध्यम से आपको दिखाने जा रहे हैं। तो देखिए, कितने अभावों में मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन व्यतीत हुआ। अभाव माने कमी। कितने कष्ट झेले उन्होंने, और वे जितना जो कष्ट सहन कर लेता है विद्यार्थी जीवन में, उसको उतना ही अच्छा फल भविष्य के लिए मिलता है। कहते हैं, जितने कष्ट कंटकों में जिसका जीवन सुमन खिला, गौरव गंध उसे उतना ही यत्र तत्र सर्वत्र मिला। इसीलिए आज हमारे समक्ष उनकी कहानियां, उनके उपन्यास, उनके नाटक और विभिन्न प्रकार की उनकी रचनाएं एक ज्वलंत उदाहरण बनकर हमारे लिए उपयोगी साबित हो रही हैं। हमारे जीवन में मंगल कामना हेतु, आचरण की व्यवस्था हेतु ये सब कहानियां हमारे समक्ष एक आदर्श प्रस्तुत करती हैं। इसीलिए हम इनका अध्ययन करें और इनको मनन करें। 31 जुलाई सन 1880 में हिंदी के प्रख्यात कहानीकार एवं उपन्यासकार प्रेमचंद जी का जन्म वाराणसी के निकट लम्ही ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम अजायब राय और माता का नाम आनंदी देवी था। प्रेमचंद जी का असली नाम धनपत राय था बच्चों, किंतु इनके चाचा इन्हें नवाब राय के नाम से कहते थे। बाद में वे प्रेमचंद कहलाने लगे। उनका बचपन अभावों में बीता था। 10वीं कक्षा पास करने के बाद उन्होंने अध्यापन कार्य आरंभ कर दिया था तथा बीए उन्होंने बाद में की, और उसके बाद वे शिक्षा विभाग में सब डिप्टी इंस्पेक्टर रूप में कार्य करने लगे। पर उन्होंने शीघ्र ही नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और साहित्य रचना में सक्रिय रूप से लग गए, और 56 वर्ष की आयु में 8 अक्टूबर 1936 को उनका निधन हो गया। उन्होंने लगभग 350 कहानियां लिखी हैं, 11 उपन्यास लिखे हैं। ये कहानियां मानसरोवर तथा गुप्तधन शीर्षक से क्रम से 8 और 2 भागों में संकलित है। तो आज मैं आपके समक्ष दो बैलों की कथा प्रस्तुत करने जा रहा हूं। उम्मीद है कि कृपया आप ध्यान से सुनेंगे। दो बैलों की कथा प्रेमचंद जी की प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। इसके माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशुओं के भावनात्मक संबंधों का वर्णन किया है। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहानी आजादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी हुई है। प्रेमचंद जी की यह कहानी पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा के उपयोग और विकास में सहायक बनी है। जानवरों में प्रायः गधा ही एक ऐसा जानवर है जिसे बेवकूफ की संज्ञा दी जाती है। आमतौर पर जब हम किसी को पागल अथवा मूर्ख कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहकर पुकारते हैं। यदि गधे की तुलना अन्य जानवरों से करें तो हम पाएंगे कि गधे के अलावा सभी जानवर क्रोधित हो सकते हैं, परंतु गधा बेचारा सीधा रहता है। गधा प्रायः वैशाख के महीने में ही खुश होता है। उसका व्यवहार किसी भी दशा में परिवर्तित नहीं होता। वास्तव में गधे का स्वभाव शांत साधुओं और मुनियों की तरह होता है। यही कारण है कि विदेशों में भारतीय लोगों
कि इतनी दुर्गति होने के बावजूद वे चुप से रहते हैं, सहन करते हैं और अपने जीवन आदर्श पर दाग लगाते हैं। वही लोग जब विरोध करते हैं तो उच्च श्रेणी के कहलाने लगते हैं। जापान एक ऐसा देश है जिसे पूरा संसार केवल विजय से पहचानने लगा है। लेखक के अनुसार गधे का अनुज बैल है, जो सीधा तो है परंतु कभी कभी अड़ियल बन जाता है। इसमें दूसरा पैराग्राफ देखिए। झूरी नामक किसान, अब मैं कहानी शुरू करता हूं। झूरी नामक किसान के दो बलवान बैल हीरा और मोती थे। दोनों बैलों में पक्की मित्रता थी और लगभग सारे काम मिलकर करते थे। दोनों बैलों को आपस में बड़ा विश्वास था और आवाज नहीं करके भी केवल इशारों से एक दूसरे की बात समझते जाते थे। एक बार झूरी का साला गया बैलों को अपने घर ले गया। जब बैल ले जाए जा रहे थे तो उनको लगा कि झूरी ने उन्हें बेच दिया है, इसीलिए उन्होंने गया को पूरे रास्ते परेशान किया। वे सारे रास्ते मन ही मन झूरी के लिए सोच रहे थे। सायंकाल जब वे अपने निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचे, वहां उन्होंने सब कुछ पता पराया लग रहा था, क्योंकि वह उनकी अपनी जगह नहीं थी। इसीलिए भूखे होते हुए भी उन्होंने कुछ नहीं खाया। रात के समय जब उनसे नहीं रहा गया तो वे रस्सियां तोड़कर झूरी के घर वापस आए। अपने बैलों को देखकर झूरी खुश होता है, लेकिन झूरी की पत्नी उन्हें नमक हराम कहती है। झूरी अपनी पत्नी से कहता है, बैल इस तरह नहीं आ सकते, जरूर उनको चारा दाना नहीं खिलाया होगा। गुस्से में आकर झूरी की पत्नी ने बैलों की देख रेख करने वाले से कहा कि इन्हें केवल सूखा चारा ही खाने को दिया जाए। उसने ठीक वैसा ही किया, क्योंकि वह झूरी की भी बात अनदेखी कर देता था। अब यहां देखिए, यहां है पैराग्राफ ये। दूसरे दिन झूरी का साला फिर उन्हें ले गया। घर पहुंचकर उन्हें मोटी रस्सी से बांधा और सूखा चारा डाल दिया। दोनों बैलों ने नाद की तरफ देखा भी नहीं। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, लेकिन बैलों ने एक भी पांव नहीं उठाया। बैलों का ऐसा अपमान कभी न हुआ था। जैसे ही गया ने हीरा की नाक पर डंडे मारे तो मोती बहुत उत्तेजित हो गया। वह हल समेत ही भागा। परिणाम स्वरूप हल, जुआ, जोत सब टूट गए। हीरा मोती को इशारों में समझाता है कि भागना बेकार है और इस बार बहुत पिटाई होगी। मोती जो उसे मजा चखाने की बात कहता है तो हीरा उसे समझाता है कि यह हमारी जाति का धर्म नहीं है। गया बैलों के उत्तेजित स्वभाव को शीघ्र ही भांप गया और उन्हें पकड़कर ले गया और वहीं सूखा भूसा उनके सामने डाल दिया। थोड़ी देर बाद अपनी छोटी लड़की बैलों के मुंह में एक एक रोटी दे जाती है। उन्हें ऐसा अनुभव हुआ कि यहाँ भी हमारी देखभाल करने वाला कोई है। वह भैरों की बेटी थी। वह प्रायः अपनी सहेली माँ से मार खाया करती थी। हीरा और मोती दिन भर काम करते और सूखा भूसा खाकर लड़की के हाथ से 2 रोटियां खाकर वे खुश रहा करते थे। लेकिन कहीं न कहीं वे विद्रोह की भावना से ओतप्रोत रहते थे। जब मोती क्रोध से भर जाता तो वह किसी न किसी को मारने की सोचता तो उसे हीरा समझा बुझाकर शांत कर देता। जब मोती ने वहां से भाग जाने की बात की तो हीरा मान गया। रोज की तरह लड़की उन्हें खिलाने के लिए आई और उनकी रस्सियां खोल देती है और हल्ला करती हुई दौड़ती है कि बैल भागे जा रहे हैं। देखते ही देखते वहां से बैल गायब हो गए। भागने के चक्कर में वे अपने गांव का रास्ता भूल गए और अन्य गांव में पहुंचकर हैरानी में पड़ जाते हैं। तब वे एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगते हैं कि अब उन्हें क्या करना चाहिए।
वे इतने भूखे होते हैं कि पास के खेत में मटर चरने लगते हैं। जब उनका पेट भर गया तो वे मस्ती में खेलने लगे।